अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GTL लिसनर्स, कहिए क्या हाल वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सबको खुशामदीद। आप सबको नावल सुनना पसंद है तो इस चैनल पर मौजूद ढेर सारी प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए और आपको जो नावल पसंद आए सुन लीजिएगा। बहुत बहुत अच्छे नावल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है निकल्स डायरी, वहाँ पर भी आपको ढेर सारे मुकम्मल नावल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसे विज़िट कीजिए और जो नावल आपको अच्छा लगे आप सुन सकते हैं और नावल के बारे में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं नावल की जानिब। तो जनाब इस नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती। मुसन्निफ़ा है निखत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। शाह सिकंदर एक बार फिर अहमद हसन के सामने बैठा था और इस बार उसके लहजे और अंदाज में वो बेइख्तियारी नहीं थी। पहले के बरअक्स बहुत संभल कर बोल रहा था। मैं आसिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आखिर वो मेरा खून है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, सीने से लगाना चाहता हूँ। बताओ क्या करूँ? मैं क्या कह सकता हूँ? अहमद हसन उसकी इतनी जल्दी बात से फिर जाने पर हैरान था। वैसे मेरा ख्याल है तुम्हें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पहला बच्चा तो नहीं है। पहला और दूसरा क्या, हर बच्चे की अपनी मोहब्बत होती है। मुझे अभी तजर्बा नहीं है। बहरहाल तुम अगर इतने ही उसे देखने और सीने से लगाने को बेचैन हो तो इसके लिए सीधा साधा रास्ता इख्तियार करो, यानी आसिया, बल्कि नहीं, उनके वालिद को फ़ोन करके कहो कि तुम्हारी पिदराना शफकत जाग उठी है और तुम बच्चे को देखना चाहते हो। अहमद हसन ने बज़ाहिर बहुत संजीदगी से कहा था, और अगर उन्होंने मना कर दिया तब? वो अहमद हसन का माकूल मशवरा रद्द नहीं कर सका तो जिराह पर उतर आया। ये तुम पहले से क्यों फ़र्ज़ कर रहे हो सकता है वो कोई एतराज़ ना करें। अहमद हसन ने उसे कहा। वो अंदर ही अंदर जज्बज़ होकर बोला, तुम नहीं जानते, उन्होंने मुझे आसिया से भी नहीं मिलने दिया था। अगर उस वक्त वो अपने रवैये में ज़रा सी लचक पैदा कर लेते तो ये सब ना होता। मेरा क्या गया, अपनी बेटी का घर उजाड़ा उन्होंने। वो अब सारा इल्ज़ाम उन्हें दे रहा था, बजाय उसे समझाने की मज़ीद दिमाग ख़राब कर दिया था उसका, वरना वो ऐसी नहीं थी, कभी मुझसे मुतनफ़र नहीं हो सकती थी। उन्होंने बहकाया उसे, अभी भी बहकाएंगे और मैं इस मामले में कोई रियायत नहीं करूँगा। धीरज सिकंदर, मैं नहीं समझता कि वो इस मामले को उलझाएंगे। तुम खुद पर काबू रखो और ये लो अभी उनसे बात करो। अहमद हसन ने टेलीफोन सेट उठाकर उसके सामने रख दिया। मैं क्या बात करूँगा, मेरी तो आवाज़ सुनते ही उधर से फ़ोन बंद हो जाएगा। वो नाराज़गी से गोया हुआ। इसका मतलब है पहले कोशिश कर चुके हो? इस सिलसिले में नहीं, इससे पहले जब मैं आसिया से बात करना चाहता था तो ऐसा ही होता था। उन्होंने मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं दिया कि मैं उसे तमाम हालात बताकर समझा सकता। खैर उन सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें फ़ोन मिला देता हूँ, लेकिन इस तरह गुस्से में बात नहीं करना। बस सीधे साफ लफ्ज़ों में अपना मकसद बयान करके उनका जवाब सुन लो। अहमद हसन ने उसे तनबीह करते हुए कहा, फिर नंबर डायल करने लगा। शाह सिकंदर होंठ भींचकर उसे देख रहा था। जी, इस्लाहुद्दीन साहब का नंबर यही है, प्लीज़ उन्हें बुला दे। अहमद हसन उधर से हेलो के जवाब में बोला, फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर शाह सिकंदर से कहने लगा, कोई खातून थी और गालिबन बहुत उजलत में थी, जब ही आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं का सवाल नहीं उठाया। बहरहाल अब बड़े साहब से तुम खुद बात करो, मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। शाह सिकंदर ने उसके हाथ से रिसीवर लेकर कान से लगाया और उधर से जैसे ही अब्बा जी की आवाज़ सुनाई दी कहने लगा, जी मैं शाह सिकंदर हयात, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी और ना गैर ज़रूरी। बस एक बात कहनी है कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। क्यों का सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी नहीं अपनी औलाद की बात कर रहा हूँ और मना करने का भी आपको बल्कि किसी को कोई हक नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे को देखना है और बस। ठीक है, कल इसी वक्त मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। शाह सिकंदर फ़ोन रखकर अहमद हसन को देखकर मुस्कुराया था। क्या कहा उन्होंने? अहमद हसन ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा। कह रहे थे बच्चे की माँ से बात करने के बाद कोई जवाब दे सकेंगे। शाह सिकंदर जैसे किसी पुरसकून नदी में कंकर उछालकर महजूज हो रहा था। उस वक्त अहमद हसन को जाने क्यों वो कुछ अजीब सा लगा। कितनी देर उसे समझने की कोशिश करता रहा, फिर कहने लगा, एक बात समझ में नहीं आ रही सिकंदर कि उस रोज़ तो तुम कह रहे थे आसिया की ज़िंदगी में तुम्हारी किसी भी किस्म की मुदाखलत उन्हें दुख देगी, और ये कि उन्हें दुख देने का तुमने कभी सोचा भी नहीं, और अब यूँ लग रहा है जैसे तुम बाकायदा उन्हें परेशान करने का सोच कर आए हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शाह सिकंदर ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा था। मुझे आसिया और उनके घर वालों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऐसा करके मैं एक और जुर्म का मुर्तकिब होऊंगा।
अहमद हसन ने मजीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके खामोशी इख्तियार कर ली, जिसे महसूस करके शाह सिकंदर उठ खड़ा हुआ था। ओके, मैं चलूँ फिर, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अहमद हसन ने मुसाफा करने के साथ बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसने अपनी ज़िंदगी के नए बाब को मदिया और सबाहत के नाम इंतसाब किया था और उससे अगले रोज़ उसने उनके साथ नबील का नाम भी लिख दिया था कि उस बच्चे की इस हालत का ज़िम्मेदार वो सिर्फ उसकी माँ को नहीं बल्कि बाप को भी ठहराती थी। कुछ कसूर उन सब का भी था और ख़ुसूसन उसका कि जब वो शुरू से ही उससे इतना मानूस था तो उसे ख्याल रखना चाहिए था। अपनी हद दर्जा गफलत पर अब वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। उसने डॉक्टर वहाब से कहकर अपनी ड्यूटी 3rd फ्लोर पर लगवा ली थी, जहां सब बच्चों के लिए उसके एहसासात और जज्बात एक जैसे थे। बस जब फारिग हुई तब नबील के पास जा बैठती और उसकी अपने साथ मोहब्बत पर उसका दिल भर आता। हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान नबील से मिलने उसकी मम्मी और नाना में से कोई भी नहीं आया था। कई बार उसने नबील से पूछा तो जवाब में उसने बस पता नहीं कहा। उसे अब पूछते हुए भी खुद से अजीब लग रहा था कि बात सिर्फ नबील की माँ की गैर जिम्मेदारी पर ख़त्म नहीं होती, उसके बाप का नाम भी आएगा और वो खुद तस्लीम कर रही थी। लेकिन वही बात कोई दूसरा कहे तो जाने क्यों अजीब महसूस होता है। बहरहाल इस वक्त वह नबील के पास आकर बैठी तो हल्की फुल्की बातों के दौरान पूछने लगी, ये बताओ बेटा, आपको यहाँ हॉस्पिटल में कौन छोड़ कर गया है? डैडी, नबील ने कहा तो वह समझ गई वो अपने नाना को डैडी कह रहा है। और आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी चली गई, डैडी ने उन्हें पापा के पास भेज दिया है। नबील का जवाब बज़ाहिर सीधा साधा था, लेकिन उसे सोच में मुब्तला कर गया। कुछ देर बाद उसकी समझ में आया कि उसकी मम्मी दूसरी शादी कर चुकी हैं और इससे उसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो मौजू बदल गई थी। फिर जब नर्स नबील को एक्सरसाइज करवाने आई तब वो वहाँ से उठकर बाहर निकल गई थी। घर में साहब या बेगम साहिबा जो भी मौजूद हैं उन्हें बुलाओ। उसने उसी वक्त नबीला बेगम के घर फ़ोन कर डाला था। कहो हॉस्पिटल से फ़ोन है। उधर से आया की आवाज़ सुनकर उसने कहा था। कुछ देर बाद मर्दाना आवाज़ नबील के नाना की थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसिया बोल रही हूँ और इस वक्त मैं डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि नबील की फूफो की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। वो पूरे एतमाद से बोल रही थी। जी फरमाइए। आप लोगों के पास अगर नबील के लिए वक्त नहीं था तो उसे शुरू में ही हमारे पास क्यों नहीं भेज दिया, या जब हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह डाल गए थे तब हमें इतला कर देते तो कम से कम बच्चे की ये हालत हरगिज़ ना होती। आपको पता है बीमारी से ज़्यादा उस पर तन्हाई असरअंदाज हुई है, बच्चा टूट कर रह गया है। तो अब जोड़ने वाले मिल गए हैं ना, उन्होंने तमस्खर भरे अंदाज में कहा, जिस पर वो सुलग कर बोली, जी हाँ, यही बताने के लिए फ़ोन किया है मैंने कि आपको तो उसकी फ़िक्र खैर पहले भी नहीं होगी। उसकी किसी भी दूसरी जिम्मेदारी से मैं आपको मुकम्मल आज़ाद करती हूँ। इसके साथ ये इत्मीनान भी दे रही हूँ कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगी। इसके साथ ही उसने रिसीवर पटक दिया और उनकी बेहिसी पर कूट रही थी कि तभी उसे अपनी बच्चियों और उसके साथ ही सीमा भाभी की बातें ज़हन पर दस्तक देने लगी। ज़रा सोचो, आइंदा ज़िंदगी में उस आने वाले बच्चे का क्या किरदार होगा। नबील का हाल तुमने देखा है। दोनों में से किसी एक के ना होने से भी बच्चा बुरी तरह मुतासिर होता है, ख़ुसूसन माँ बाप की अलहदगी से। नहीं, उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया और उसी वक्त से खुद को बावर कराने लगी थी कि अपनी बच्चियों की सिर्फ माँ ही नहीं बाप भी है। उन्हें ज़िंदगी में वो कभी किसी महरूमी का एहसास नहीं होने देगी। ये कभी अज़ल से उनकी किस्मत में लिखी गई है, इस बात का भी नहीं। रात में बच्चियों को सुलाने और उनके तमाम कामों से फारिग होने के बाद वो अपने बिस्तर में घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी जब अब्बा जी ने उसके दरवाजे पर आकर पूछा, तुम सो तो नहीं रही बेटा? नहीं अब्बा जी, आइए, वो चौंक कर बोली थी। बच्चे सो गए? अब्बा जी कंबल हटाकर बैठते हुए बोले, ये दरवाज़ा बंद कर लिया करो, हवा आती होगी। जी बंद कर देती हूँ। और तुम्हारा काम में दिल लग गया, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आती? अब्बा जी असल बात से पहले गालबन उसे बहला रहे थे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि सारा दिन बच्चों से दूर रहना पड़ता है। खैर अभी तो इन्हें एहसास नहीं हो सकता और जब तक इन्हें समझ आएगी तब तक मैं इंशाल्लाह अपना क्लिनिक सेट करके दिन का ज़्यादा वक्त इनके साथ रहूँगी। वो शायद कुछ देर पहले यही सोच रही थी। अब्बा जी ने कुछ सोचते हुए अंदाज में सर हिलाया, फिर कहने लगे, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ बेटा, और सिर्फ तुमसे, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कोई ज़्यादा शोर शराबा हो और तुम भी तहम्मुल से सुनना, तहम्मुल से सोचना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परेशानी किसी मसले का हल नहीं होती। उसका वजूद बर्फ़ होने लगा था और नज़रें अब्बा जी के चेहरे पर जम कर रह गईं। आज शाह सिकंदर का फ़ोन आया था, वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है। अब्बा जी ने जाने कसदन या अनजाने में अपनी सफ़ेद दाढ़ी को दोनों हाथों से छू कर कहा, जैसे शाह सिकंदर ख्याल नहीं कर रहा, तुम उसकी लाज रखना। आसिया ने पहले नज़रें झुकाईं, फिर पेशानी घुटनों पर रख ली। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसे दुख हो रहा था कि बहुत चाहने और कोशिश के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी की नाव को तूफ़ानी थपेड़ों से महफूज नहीं रख सकेगी।
मैंने उसे यही कहा है कि तुमसे बात करने के बाद जवाब दूंगा। अब्बा जी कतरे रुक कर बोले थे। अब बताओ तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ अब्बा जी, आप जानते हैं उसे बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मकसद महज हमें तंग करना होगा, जैसे जैसे नबीला भाभी ने किया था। वो घुटनों से पेशानी उठाकर आजिज़ी से बोली। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करें, साफ मना भी नहीं कर सकते। इस तरह वो और जिद में आ जाएगा और ख्वामखा बात बढ़ जाएगी, और मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए मैंने खलील और अदील से नहीं कहा। फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के मामलात और मसाइल को तुम खुद हैंडल करना सीखो, क्योंकि अब ये एक दो दिन की बात नहीं है, अब्बा जी ने समझाते हुए कहा। हाँ, भाई भी कब तक मेरा साथ देंगे, उसने सोचा। फिर अब्बा जी को देखकर पूछने लगी, आपने शाह सिकंदर को कब जवाब देने का कहा है? वो कह रहा था कल ही फ़ोन करेगा। ठीक है, मैं आपको सुबह बताऊंगी, उसने कहा। तो अब्बा जी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उठकर खड़े हुए। ज़्यादा ज़हन पर बोझ नहीं डालना, ना खुद को कमज़ोर समझना। तुम इन बच्चियों की माँ हो और इनके लिए तुम जो चाहोगी वही होगा, अब्बा जी ने धीरे से कहा और उसका सर थपक कर बोले। बच्चियाँ? और वो क्या कह रहा था? बच्चा? वो पुरसोच अंदाज में अपने आप से बोली थी। हाँ, बच्चा। उसे मालूम ही नहीं कि बेटा नहीं तो बेटियाँ हैं। आसिया की खुद कलामी सुनकर अब्बा जी भी अपने आप से कहते हुए बोले और अपने पीछे उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर गए। वो अपनी जगह से उठकर काट के पास खड़ी हो गई और धीरे से कंबल सरकाकर एक साथ दो मासूम बच्चियों को देखने लगी, जबकि उसका जहन पूरी तरह बेदार होकर इस नए मसले को हल करने का सोचने लगा। हमारे यहाँ बेटियाँ ख़ानदान से बाहर नहीं दी जाती। शाह सिकंदर की इस बात से वो अब भी खाइफ थी। वो अपनी बात सच साबित करने के लिए उसे बेटियाँ छीन ना ले जाए कहीं। नहीं, उसने बेहद परेशान होकर बच्चियों पर दोबारा कंबल यूं डाला जैसे उन्हें सारी दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। उसी आलम में इधर से उधर टहलने लगी। सर्दियों की खामोश रात का सफ़र जारी था और सुबह बहुत दूर थी जब वो किसी नतीजे पर पहुंचकर सोई थी। सुबह वो मामूल के मुताबिक उठ गई। नमाज के बाद रोज़ाना की तरह मैमूना भाभी के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। फिर अपनी तैयारी से पहले अम्मा जी के कमरे में आकर कहने लगी, अम्मा जी सबाहत को तैयार कर दे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि रात इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल में इसका चेकअप करवा लूँगी। फिर सारा दिन क्या करोगी? इसे संभालोगी या? कोई मसला नहीं होगा, बस आप तैयार कर दें, उसने बहुत उजरत में कहा और अब्बा जी को अपनी तरफ देखते पाकर उन्हें इशारा करते हुए कमरे से निकल आई। अब्बा जी फ़ौरन ही उसके पीछे आ गए थे। क्या तय किया है तुमने? बस सिकंदर का फ़ोन आए तो उससे कह दीजिएगा कि हॉस्पिटल आकर बच्चे को देख ले, और आज ही, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ बच्ची को साथ नहीं ले जा सकती। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बोल रही थी। और मदिया? अब्बा जी कुछ हैरान थे। नहीं अब्बा जी, उसे मदिया का मालूम नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। वो एकदम अब्बा जी के सीने से लग गई तो उसके कांपते वजूद को धीरे धीरे थपकते हुए अब्बा समझ गए कि वो अंदर से कितनी खौफजदा है, और इसी खौफ के बायस एक बच्ची को हमेशा के लिए शाह सिकंदर से छुपा रही है। डरो मत बेटा, तुमसे तुम्हारे बच्चे कोई नहीं ले सकता। चलो तैयारी करो, वो तुम्हारी डॉक्टर यास्मीन आने वाली होगी। अब्बा जी ने उसे वक्त का एहसास दिलाया तो वो उनसे अलग होकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। फिर सबाहत का फीडर और दूध वगैरह बैग में रखने तक यास्मीन की गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। इधर अम्मा जी मुसलसल बोले जा रही थीं। उन्हें शायद बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो खुद डॉक्टर है, उसे चेक कर सकती है, तो वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत है। वो उनकी सारी बातों पर बस हूँ करती रही और फिर सबाहत को उनकी गोद से उठाकर बाहर निकल गई। अरे ये बच्चा किसका है? उसके बैठते ही यास्मीन ने इश्तियाक से पूछा। मेरी बेटी है, उसने मुस्कुराकर कहा तो यास्मीन उछल पड़ी। हाय, तुम मैरिड हो? कमाल है, मैं अब तक तुम्हें। मोड़ काटने के लिए मुखालिफ सिम देखते हुए यास्मीन की बात अधूरी रह गई। वो हॉस्पिटल में मेरा भतीजा है ना, नबील, वो बहुत जिद कर रहा था कि मैं इसे लेकर आऊँ, वो खेलेगा इसके साथ। उसे फौरी तौर पर बच्ची को साथ ले जाने का जवाब सूझ गया था। तुम्हारे भतीजे के साथ बड़ी ट्रेजिडी हुई है। मुझे उसकी माँ पर गुस्सा आता है, कैसी जालिम औरत है। माएँ तो औलाद के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, यास्मीन ताज्जुब से कह रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी बातों से उस माँ के दिल पर क्या बीत रही है। फिर सारा वक्त वो बहुत बेकल रही थी। हर आहट पर उसकी धड़कनें कभी बहुत तेज़ हो जाती और कभी रुकने लगती। वक्फे वक्फे से नबील के कमरे में जाकर सबाहत को देखती और उसकी मौजूदगी का इत्मीनान करने के बाद भी मुतमईन नहीं हो रही थी। काश वो यहाँ से बहुत दूर जा सकती, जहाँ तक शाह सिकंदर की सोच की भी रसाई मुमकिन ना होती। जाने वो शख्स उसे तोड़ने पर कमर बस्ता क्यों था? वो तो पहले ही बहुत टूट चुकी थी। शाह सिकंदर हयात, तुम अगर मुझे अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ ही देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने सिर्फ हाथ ही नहीं जोड़ूंगी, तुम्हारे कदमों पर सर रख दूंगी। बस तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। मैं अपनी अना, खुददारी और अपनी हस्ती का गरूर सब तुम्हारे सामने मिटा डालूंगी, बस एक वादे पर कि तुम मेरी ममता को ज़िक नहीं पहुंचाओगे।
मैं जानती हूँ तुम एहसास बर्तरी का शिकार हो और उस रोज़ मेरे तल्ख रवैये ने शायद तुम्हारे उस एहसास को चैलेंज किया है जो तुम मुझसे जीने का बहाना भी छीन लेना चाहते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ सिकंदर हयात, लेकिन तुम मुझे नहीं समझे। तभी फ़ोन की बेल से उसकी सोचें मुंतशिर हो गईं। गहरी सांस के साथ उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ अब्बा जी थे। उसकी आवाज़ सुनते ही कहने लगे, बेटा शाह सिकंदर तुम्हारे पास आ रहा है। जी, वो इसी कदर कह सकी। तुम परेशान तो नहीं हो बेटा? नहीं नहीं अब्बा जी, मैं परेशान नहीं हूँ, फेस कर सकती हूँ उसे, आप फिक्र ना करें, वो फ़ौरन बोली थी। अच्छी बात है। अब्बा जी ने फ़ोन बंद कर दिया था। वो उठकर नबील के कमरे में आ गई। नबील सो रहा था। वो कुछ देर खिड़की के पास रुककर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती रही, फिर सबाहत को उठाकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। चौकीदार से वो पहले ही कह आई थी कि कोई उसका पूछे तो उसके कमरे में भेज दे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शाह सिकंदर का वजीर सरापा दरवाजे में नमूदार हुआ था। मैं आई कम इन डॉक्टर? शाह सिकंदर ने उंगली मोड़कर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा तो धीरे से सर उठाकर देखते हुए वो चंद सानिया को साकत हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। शाह सिकंदर चंद कदम आगे आ गया और वो जो बहुत कुछ सोचकर बैठी थी कोई एक बात नहीं कह सकी। बिल्कुल मशीनी अंदाज में उठकर टेबल के पास आ गई और बच्ची को उठाकर उसके सामने कर दिया। ये वाकई मेरा बच्चा है, शाह सिकंदर ने उसके हाथों से सबाहत को लेते हुए कहा। उसके किसी अंदाज में बेइख्तियारी थी ना बेकरारी, जिससे जाहिर होता कि वो वाकई पितराना शफकत से मजबूर होकर आया है। मेरा मतलब है मैंने बेटी की ख्वाहिश की थी और इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई है, ख्वाह उसके लिए। वह एकदम होंठ भींच कर रुख मोड़ गई। तब शाह सिकंदर उस पर से नज़रें हटाकर बच्ची को देखने लगा। कितनी देर के लिए खामोशी छा गई थी। वो बच्ची पर झुका था और वो पीठ मोड़े खड़ी थी, लेकिन सरकते लम्हे गवाह थे कि दोनों तरफ बज़ाहिर टूटने जुड़ने का अमल जारी था। मेरा ख्याल था तुम मुझे बच्चे से नहीं मिलने दोगी। खामोशी में शाह सिकंदर की आवाज़ ने बहुत हल्का सा इर्ताश पैदा किया था। मैं ऐसा कर सकती थी अगर जो मुझ में बार बार आपका सामना करने का हौसला होता। हालांकि इतनी कमज़ोर तो मैं कभी नहीं थी, लेकिन शायद मोहब्बत इंसान को ऐसा ही कमज़ोर बना देती है। मैं बहुत टूट चुकी हूँ शाह सिकंदर हयात। मुझे अपने सर पर आसमान मिलता है ना पाँव तले ज़मीन। अगर कोई सहारा है तो इन खूबसूरत लम्हों का जिनमें रफ़ाकतों का मान था। रफ़ाकतें टूट गई, लेकिन मान जाने क्यों सलामत है, और उसी के भरोसे पर मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ। उसने बहुत धीरे धीरे शाह सिकंदर की तरफ रुख मोड़ा तो उसकी आंखों में तैरती नमी और बंधे हाथ देखकर वो साकत हो गया था। मुझे बार बार टूटने से बचा लें शाह सिकंदर। ये बच्ची मुझे बख्शकर हमारे लिए अजनबी हो जाए, शायद इस तरह मैं जी सकूं, वरना आपकी बार बार आमद मुझे। उसकी आवाज़ भरा गई। मैं बच्ची लेने तो नहीं आया, मैं तो सिर्फ। शाह सिकंदर के अंदर दहकते अलाव पर जैसे कतरा कतरा शबनम टपकने लगी थी कि उस रोज़ सरे राह उसके गरूर को पैरों तले रौंद कर जाने वाली इस वक्त हाथ जोड़े अपनी कम मायगी कम हिम्मती का एतराफ़ कर रही थी। मैं तुम्हारा मान नहीं तोड़ूंगा आसिया। वो रफ़ाकतें जो ख्वाब हो गईं, उनकी एक ज़िंदा हकीकत ये बच्ची तुम्हारी है। हमेशा वाली पुरतमक्किनत चाल से उसके करीब आया और बच्ची उसके बाजुओं में थमाकर कहने लगा, इसके लिए तुम मुझसे जो चाहो ले सकती हो, इसी वक्त। बस एक वादा। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी। मैं तुम्हारे कहे बिना वादा करता हूँ कि आज के बाद अगर तुम्हारे रास्ते में रुकने और तुम्हें पुकारने के सज़ावार हुआ तो खुद को तुम्हारे सामने शूट कर लूँगा। हाँ, अगर तुम्हें कभी इस बच्ची के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो पुकार लेना। वो जाने के लिए पलटा, फिर एक ख्याल के तहत अचानक रुक कर कहने लगा, ये वादा तो तुम्हारे लिए है, और बच्ची की बेहतरी इसी में है। वालिदैन के दरमियान कशमकश बच्चों को तोड़ कर रख देती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे। उसने फ़ौरन निचला होंठ दांतों में दबा लिया, फिर कदरे तवक्कुफ़ से कहने लगी, आप यकीनन मेरी बात समझ गए होंगे, मैं इसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। शाह सिकंदर ने इस बात में सर हिलाते हुए गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया तो अपनी हिकमत अमली पर जहाँ उसके होठों पर मुस्कुराहट फैली, वहाँ अंदर ढेरों इत्मीनान उतर आया था। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। उसने सबाहत को अपने सीने में भींच लिया था। बस मैमूना भाभी, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। शाह सिकंदर अब कभी मेरे रास्ते में आएगा ना बच्चों के सिलसिले में तंग करने की कोशिश करेगा। रात में वो मैमूना भाभी को अपना कारनामा बताकर कहने लगी, मैं समझ गई थी कि वो अपनी इस रोज़ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे अपने सामने झुकाना चाहता है, और मैंने पहले ही मुकाम पर उसके सामने हाथ जोड़कर उसकी अना को तस्कीन पहुंचा दी। हाथ जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैमूना भाभी को बहुत बुरा लगा। ज़रूरत थी भाभी, वरना वो सारी ज़िंदगी हमारे दरमियान मौजूद रहता। गो के वो केस करके भी हार जाता, लेकिन बच्चियों से मिलते रहने का हक हासिल कर सकता था, और जाहिर है हमें कोर्ट का फ़ैसला मानना पड़ता।
फिर मेरे लिए ये मुसलसल टेंशन होती कि हर हफ्ते वो बच्चियों से मिलने आ रहा है। इसलिए मैंने बहुत सोच कर उसके सामने खुद को मजबूर और बेबस जाहिर किया, और यही वो चाहता था। जब भी बड़े आराम से वादा कर गया है कि आइंदा कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, उसने कहा तो मैमूना भाभी ने यूं सर झटका जैसे उन्हें शाह सिकंदर के जिक्र से कोई दिलचस्पी ना हो। फिर मौजू बदल गई। अच्छा सुनो, वो अदील की शादी का क्या प्रोग्राम है? अम्मा जी नायला के लिए तो नहीं मान रही। मैं भी नहीं मान रही। मेरा मतलब है मैं भी नहीं चाहती कि अदील भाई की शादी वहाँ हो। हम कोई और लड़की देख लेते हैं, उसने कहा। लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं भाभी, हम बस कोई और लड़की देखेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे नायला या उसके घर वालों से कोई बुग़्ज़ है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि शाह सिकंदर का वहाँ बहुत आना जाना है। वो नायला की शादी में भी ज़रूर आएगा, और हो सकता है उसके बाद भी मेल जोल रखते हो कि अदील भाई भी पसंद नहीं करेंगे और ख्वामखा की बदमज़गी होगी, बल्कि आए दिन झगड़ा होगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो। खिलाफ तवक्का मैमूना भाभी ने फ़ौरन इत्तफाक कर लिया। फिर पूछने लगी, और कोई लड़की? ख़ानदान में तो कोई है नहीं, और आस पड़ोस का मुझे नहीं पता। एक तो मेरे भाई सारे बस ऐसे ही हैं, सारी लड़कियों को माँ बहन की नज़र से देखते हैं। उसकी बात पर मैमूना भाभी उछल पड़ी। अल्लाह, अरे बहन की खुशफहमी, इतने शरीफ नहीं है तुम्हारे भाई, सबका पता है मुझे। अच्छा, वो मैमूना भाभी के उछलने पर बेसाख्ता हंसी थी। क्या पता है? यही कि 10 में से एक को माँ की नज़र से देखते हैं, एक को बहन की, और बाकी 8 को देखते ही नहीं। उसने फ़ौरन उनकी बात उचक ली। देखते ही नहीं? मैमूना भाभी नकल उतार कर बोली। बहंगे हो जाते हैं। वो हंसती हुई अलमारी खोलकर सुबह के लिए कपड़े निकालने लगी। फिर एक सूट हाथ में लेकर पलटी तो अपने आप से कहने लगी, कपड़ों की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, सारे तो वहीं छोड़ आई थी। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ कि कुछ मखसूस जोड़े हैं तुम्हारे पास, वही पहन कर जाती हो। और बनाने से बेहतर है कि अपना सूटकेस ले आओ, बल्कि और चीज़ें भी। मैमूना भाभी ने उसकी बात सुनकर कहा तो वो बेध्यानी में उन्हें देखने लगी। गलत तो नहीं कह रही मैं, तुम अपना ज़रूरी सामान ले आओ, चाबी तो होगी तुम्हारे पास। जी, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, उसने चौंक कर कहा। क्यों? अपार्टमेंट तुम्हारी मलकियत है, और वहाँ की हर चीज़ भी। मैं तो कहती हूँ सारा सामान उठवा लो और अपार्टमेंट किराए पर दे दो, हर महीने कुछ पैसे ही मिल जाया करेंगे। मैमूना भाभी की बात ठीक थी, जब भी उसने इख्तलाफ नहीं किया, बस खामोश हो गई। अब तुम कपड़े इस्त्री करोगी? मैमूना भाभी उठ खड़ी हुई। जी, आपको कोई काम है? नहीं, मैं अब सोने जा रही हूँ, सुबह उमर का एडमिशन करवाने जाना है। माशाल्लाह 3 साल का हो गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अभी कल की ही बात लगती हो। अदील भाई ने नए भतीजे की खुशखबरी सुनाई थी। हाँ, होने वाला है। मैमूना भाभी कहती हुई उसके कमरे से निकल गई तो उसने हाथ में पकड़े कपड़ों को देखा, फिर कुर्सी पर डालकर लाइट ऑफ करते हुए लेट गई। शायद उमर की पैदाइश के साथ ही उसे वो हादसा याद आया था जिसने उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत मोड़ दिया था। उस वक्त वो खूबसूरत मोड़ ही लगता था। सीधी सपाट ज़िंदगी में रंगों की बरसात उतर आई थी। कितना अच्छा लगता था। वो कितनी देर अपने दिल की बस्ती को टटोलती रही, जिसमें हर रोज़ उसके नाम के फूल खिलाकर उसने यकीन से कहा था कि उस बस्ती को उजाड़ने की सही वही कर सकता है जिससे उससे उसकी ज़िंदगी से प्यार न हो। तो शाह सिकंदर हयात, तुम्हें कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू जमा होकर किनारों से रास्ता पाते ही बाहर बहने लगे और तकिए में जज्ब होने लगे। बहुत मुस्तरिब हो गई वो रात की, जाने किस पहर नींद मेहरबान हुई थी। रात का इस तरह बाकी था जो अपनी ड्यूटी से इंसाफ नहीं कर पा रही थी, काफ़ी सुस्त सी थी। डॉक्टर वहाँ राउंड पर आए तो उन्होंने एक बार उसे टोका था, और डॉक्टर यास्मीन अब कोई चौथी बार टोक रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर आराम करती क्यों चली आई? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस रात में बच्चियों की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए कुछ सुस्त हो रही हूँ, उसने अंदर ही अंदर खुद को सर्जिश करते हुए कहा। चाय मंगवाऊँ, या ऐसा करो अपने भतीजे के कमरे में जाकर 1-1.5 घंटे के लिए सो जाओ। यास्मीन के मशवरे को उसने सहूलत से रद्द कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है चाय पीने से मैं फ़्रेश हो सकती हूँ। यास्मीन ने दरवाजे तक जाकर मासी से चाय का कहा, फिर वापस अपनी जगह आकर बैठते हुए पूछने लगी, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियां हैं। जहाँ तुम रहती हो वो गालबन तुम्हारा मैका है, और तुम्हारे मियाँ कहाँ होते हैं? यास्मीन के अंदाज में कोई तजस्सुस नहीं था, बल्कि वही आम सी बातें, आम सा अंदाज। मुझे तलाक हो चुकी है, इसलिए अब मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ होता है, और ना ही उसके बारे में कोई और बात करना चाहती हूँ, प्लीज़। उसने सच बोलकर यास्मीन को मज़ीद सवाल जवाब से रोक दिया तो वो तलाक का सुनकर हैरान हो रही थी। कदरे रुक कर कहने लगी, अफसोस का इजहार तो करने दो, या वो भी नहीं? नहीं। उसने कुर्सी की पुश्त पर सर रखकर पलकें मूंद ली तो कितने लम्हे चुपचाप सरक गए। फिर मासी चाय लेकर आई, तब उसने आंखें खोली थी और फ़ौरन चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया।
मुझे तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। यास्मीन से रहा नहीं गया। क्या इसी सिलसिले में कोई बात हुई है? उस शख्स की तरफ से। उसने बस नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफा किया। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है यार, सब ठीक है। वो खाली कप ट्रे में रखकर उठ खड़ी हुई। मैं नबील के पास होकर आती हूँ। डॉक्टर वहाब पूछे तो बता देना, और डॉक्टर एहसान पूछें तो क्या कहूँ? यास्मीन के माने के अंदाज पर वो जाते जाते पलट आई। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। हर आधे घंटे बाद आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो वगैरह। यास्मीन का अंदाज हनूस था, जिससे उसकी पेशानी पर नागवारी की शिकनें उभर आईं, और कुछ देर सोचने के बाद फिर बोली, अगर तुम सच कह रही हो तो अब उनके पूछने पर बता देना कि मैं अपने बच्चे के पास हूँ। यानी? सवालिया अंदाज में यास्मीन की अब्रुओं ने जुम्बिश की। नबील मेरा बेटा है, वो कहकर कमरे से निकल आई थी। नबील को सिस्टर एक्सरसाइज करवा रही थी। वो एक तरफ खड़ी होकर तवज्जो से देखने लगी। वो अब पहले की तरह नहीं रहा था कमज़ोर। उसकी सेहत अच्छी हो रही थी और सहारा लेकर खड़ा भी हो जाता था, लेकिन चल नहीं सकता था। उसे गिरने का खौफ था, जो कदम उठाने से डरता था। अभी भी वो यही देख रही थी कि सिस्टर जहाँ उसका पैर उठाकर रख देती थी वो कांपने लगता। बेटा हिम्मत से काम लो, आप तो बहुत बहादुर हो। आओ मेरे पास आओ। वो उसके सामने चंद कदम के फासले पर खड़े होकर बोली। नहीं फूफो, मैं नहीं चल सकता, नबील ने बहुत बेबसी से कहा तो उसने बढ़कर उसे कंधों से थाम लिया। मेरे साथ चलो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। नहीं, नबील अपने दोनों बाजू उसकी कमर में डालकर उससे चिपक गया। मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे बेड पर लिटा दें। जल्दी करें फूफो, मैं गिर रहा हूँ। ओके बेटा ओके। उसने सिस्टर की मदद से उसे बेड पर लिटाया, फिर सिस्टर को जाने का कहकर उसके पास बैठते हुए बोली, इस तरह तो आप अम्मा जी के पास नहीं जा सकोगे। पता है वो आपको कितना याद करती हैं। अम्मा जी मेरे पास क्यों नहीं आती? नबील ने पूछा। आएंगी, उसने मुख्तसर जवाब देकर मौजू बदला और फिर इधर उधर की बातों में उसका और शायद अपना भी ध्यान बटाने लगी। छुट्टी के दिन उसने सुबह ही मैमूना भाभी से कहा था कि आज वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट चलें। वो अपना सूटकेस लाना चाहती है और उन्होंने मना तो नहीं किया था, लेकिन घर के कामों से निकल ही नहीं पा रही थी। मर्द घर पर हों तो काम भी बढ़ जाते हैं। दोपहर के खाने के बाद भी खलील भाई उनके सर पर सवार थे। तब अब्बा जी से इजाज़त लेकर वो अदील भाई से उनकी गाड़ी लेकर निकली। अहमद और सोनिया को भी साथ ले लिया था। जाने कितने दिनों बल्कि महीनों बाद वो उस घर में दाखिल हुई थी जिसे कभी वो इस ज़मीन पर अपनी छोटी सी जन्नत कहा करती थी। हर चीज़ अपनी जगह उसी तरह मौजूद थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। वो एक एक कदम रुक कर देखती, यूँ लग रहा था जैसे ख्वाब में चल रही हो, जबकि उसके अंदर सन्नाटों का राज था। पुप्पो ये दरवाज़ा खोल दें। अहमद के पुकारने पर उसने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर बेडरूम में आई तो वो टेरेस पर जाने को बेचैन खड़ा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी गिराने के साथ तनबीह की, खबरदार ग्रिल के ऊपर चढ़कर नीचे नहीं झांकना और शोर भी नहीं करना। सोनिया को मना करें, ये बहुत शोर करती है। मैं दोनों से कह रही हूँ, और अगर तुम दोनों आराम से बैठोगे तो मैं वापसी में तुम्हें बहुत अच्छी आइसक्रीम खिलाऊंगी। उसने आइसक्रीम का लालच देकर दोनों को खुश कर दिया। फिर अंदर आकर पहले अपना सूटकेस उतारा और उसमें से सारे भड़कीले कपड़े निकाल कर अलमारी में डाले, और वहाँ से सादे सूट निकाल कर सूटकेस में रखने लगी। इस काम में उसे घंटा भर लग गया, और इतनी देर में अहमद और सोनिया टेरेस से उकता कर कमरों में अपने मतलब की चीज़ें तलाश करने में लग गए थे। और उसने उन्हें इधर उधर भागते हुए देखा ज़रूर, लेकिन टोका नहीं, ना ही किसी चीज़ को छेड़ने से मना किया, क्योंकि ये सारी बातें वहाँ होती हैं जहाँ किसी के सामने जवाबदेही का खदशा हो। और वो एक तो उन खदशात से आरी हो चुकी थी, दूसरे हर शय उसकी नज़रों में अपनी पहले वाली अहमियत खो चुकी थी। फिर वो क्यों मना करती? पूरे ध्यान से अपने काम में मसरूफ़ रही। कपड़ों के बाद सैंडल्स भी निकाल कर रखीं, और फिर दूसरी चीज़ें सोच रही थी कि सोनिया आकर पूछने लगी, पुप्पो आप मदी और सबाहत को लेकर यहाँ आ जाएंगी? नहीं बेटा, यहाँ क्यों आऊँगी? उसने बेध्यानी में जवाब दिया। पहले भी तो आती थी अंकल के साथ। वो अंकल कहाँ चले गए? सोनिया के अगले सवाल ने उसे चकरा दिया। समझ में ही नहीं आया कि उस बच्ची को मुतमईन करने के लिए क्या कहे। बताएं फूफो, अंकल कहाँ चले गए? मैंने बहुत दिनों से उन्हें नहीं देखा। सोनिया ने दोबारा इसरार से पूछा तो वो सूटकेस बंद करते हुए बोली, वो बाहर चले गए, जैसे नबील के पापा, आपके ताया अब्बू। ताया अब्बू ने हमें खिलौने भेजे थे, अंकल भी भेजेंगे। नहीं, तुम्हें मैं दिला दूंगी। अब जल्दी से जाकर देखो अहमद क्या कर रहा है। उसने अगले सवाल से बचने की खातिर फ़ौरन उसकी तवज्जो अहमद की तरफ मबजूल कराई, फिर गहरी सांस खींचकर बड़बड़ाई, इस चलाकों को इसकी सारी बातें याद रहती हैं। पुप्पो, अहमद भाई टेप के बटन ख़राब कर रहे हैं। सोनिया ने लाउंज से चिल्लाकर उसे इतला दी तो अहमद उससे ऊंची आवाज़ में बोला, ख़राब नहीं कर रहा पुप्पो, कैसेट लगा रहा हूँ।
ओफो, वो कतरे झिंझलाकर कमरे से निकलने लगी थी कि कैसेट से उभरती आवाज़ ने दरवाजे में ही उसके कदम रोक दिए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वो बस एक पल को रुकी थी, दूसरे पल तेजी से टेप रिकॉर्डर का प्लग ही खींच लिया और गुस्से से बोली, सख्त गलती की है मैंने तुम दोनों को लाकर, चलो वापस। पुप्पो, मैंने तो कुछ नहीं किया, सोनिया मुंह बसोर कर बोली। बस अब रोने की ज़रूरत नहीं है, चलो अपने अपने शूज़ पहनो, मैं जा रही हूँ। उसका मूड ख़राब हो गया था। कमरे में जाकर पहले टेरेस की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद किया, फिर सूटकेस धकेलती हुई आई तो दोनों को खामोशी से शूज़ पहनते देखकर उसे उन पर प्यार आ गया। फिर भी कदरे रौब से बोली, चलो अभी तुम दोनों को आइसक्रीम भी खिलानी, और मैं सोच रही थी तुम दोनों को नबील के पास भी ले जाऊंगी, लेकिन अब सिर्फ आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं फूफो, हम नबील भाई के पास जाएंगे। सोनिया ने आइसक्रीम पर नबील को तरजीह देकर उसे खुश कर दिया था। वो आगे आकर उसका गाल थपकती हुई बोली, अब देर हो गई है, नबील के पास अगले इतवार को ले चलूँगी। ठीक ठीक है, दोनों खुश हो गए। चलो ये सूटकेस बाहर निकालो, मैं कमरे बंद कर लूँ। उसने सूटकेस उन दोनों के हवाले कर दिया, फिर कमरों के दरवाजे लॉक करके पलटी तो जाने क्या ख्याल आया। टेप रिकॉर्डर में से कैसेट निकाल कर पर्स में रख ली थी। हाँ भाई, कौन सी आइसक्रीम खाओगे? रास्ते में उसने एक कोल्ड कॉर्नर देखकर गाड़ी रोकते हुए पूछा। जाओ अपनी अपनी पसंद से ले आओ। अहमद और सोनिया फ़ौरन उतरकर दुकान में दाखिल हो गए तो उसने शीशा गिराकर दुकानदार को उन्हें आइसक्रीम देने का इशारा किया, फिर पर्स खोलकर पैसे निकाल रही थी कि करीब गाड़ी रुकने के साथ उसे मुखातिब किया गया। एक्सक्यूज़ मी। उसने सर ऊँचा करके आवाज़ की सिमत गर्दन मोड़ी और अहमद हसन को देखकर बगैर किसी तासुर के बोली, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो ऐसा है कि मैं आपको देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सका। कैसी हैं आप? अहमद हसन ने उसके बुरा मानने के ख्याल से तमहीद बांधी, जिसे वो यकसर नज़रअंदाज कर गई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बल्कि ये पूछना चाहिए कि अभी तक अकेले क्यों नज़र आ रहे हैं? अकेली तो आप, वो कहने जा रहा था कि अकेली तो आप हो गई हैं, लेकिन फ़ौरन एहसास होने पर खामोश हो गया और वो समझ कर जता कर बोली, मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मेरा मकसद कुछ जताना नहीं था, बल्कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आपसे अफसोस का इजहार किस तरह करूँ। अहमद हसन ने माजरत के साथ कहा। इसकी ज़रूरत नहीं। उसने कसदन सरसरी अंदाज इख्तियार किया और दोनों बच्चों को देखने लगी। फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं और मेरी वालदा भी आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। यकीन करें, शाह सिकंदर ने हमें बताया ही नहीं था कि। उसने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया और कदरे रुखाई से बोली, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देती। ये आपकी बड़ाई है, वरना। अहमद हसन पता नहीं क्या कह रहा था। वो अहमद और सोनिया की तरफ मतवज्जा हो गई थी और उनके बैठने के बाद हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा लॉक किया, फिर एक नज़र उसे देखकर बोली, ओके, खुदा हाफिज़। इसके साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। शाह सिकंदर को अपने बेटे आगा के एडमिशन के सिलसिले में मरी जाना था, जहाँ उसके दूसरे भतीजे भतीजियाँ पढ़ते थे, लेकिन मेहरुन्निसा उसे जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हीं दिनों उसकी डिलीवरी मतवक्का थी और वो चाहती थी शाह उसके साथ रहे, जिस पर वो बेहद झिंझलाया हुआ था। उधर एडमिशन की डेट निकल गई तो फिर 1 साल ज़ाया हो जाएगा बच्चे का। तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ तुम अकेली तो नहीं हो। बीबी जान, भाभी जान है, आखिर पहले भी तो यही ख़वातीन तुम्हारे साथ थीं। पहले की बात नहीं करें, उस वक्त आप मेरे नहीं थे, फिर भी मुझे आपका बहुत इंतज़ार रहा था, इतना कि मैं बच्चे की खुशी भी नहीं मना सकी थी। वो मुँह फुलाई कह रही थी। फिर बताओ मैं क्या करूं? मुझे आगा को इसी साल स्कूल में दाखिल करना है, वरना वो अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। तुम भी सुन लो, पढ़ाई के मामले में मैं किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा। तुम अगर ठीक होती तो तुम्हें भी साथ ले चलता, अब मजबूरी है। मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसने कदरे नरम पड़कर कहा तो मेहरुन्निसा ने कुछ बेयकीनी से पूछा, पक्की बात है? हाँ, मुझे और कोई काम नहीं है वहाँ, बस आगा का एडमिशन करवा के वापस आ जाऊँगा। उसने यकीन दिलाया, फिर उसे देखकर कहने लगा, तुम अभी इसकी पैकिंग कर दो तो मैं सुबह ही निकल जाऊंगा, फिर परसों शाम में मेरी वापसी भी हो जाएगी। परसों शाम ठीक है। वो पैकिंग के ख्याल से खड़ी हुई, फिर एकदम रुक कर बोली, शाह, मैं आगा के बगैर कैसे रहूँगी? जैसे यूनस भाई और जहांगीर भाई की बेगमात रहती हैं। बच्चों की बेहतरी के लिए ये आर्जी दूरी सहनी पड़ती है मेहरुन्निसा, और अभी तो ये यहीं मरी जा रहा है, जबकि मुझे इसे बाहर भी भेजना है, जहाँ से आला तालीम के बाद जब ये लौटेगा तो नज़र लग जाने के ख्याल से तुम इसे देखने से गुरेज करोगी। माई सन आगा, व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही विल वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड एंड वेल पर्सनैलिटी लाइक मी। उसने मेहरुन्निसा को रोशन कल की झलक दिखाकर खुश कर दिया था। एक कमांडो, इधर आओ। उसने आगा को मतवज्जा करके अपने पास बुलाया तो वो लापरवाही से बोला, मैं खेल रहा हूँ। सारे खेल बंद, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। उसने खुद ही उठकर उसे गोद में उठा लिया, जिस पर वो एहतजाज में हाथ पांव चलाने लगा। बदतमीज़ी नहीं, उसने टोका था कि मेहरुन्निसा फ़ौरन बोल पड़ी।
بچہ ہے، اسے کیا پتا بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گیا، اس خیال سے کہ بچے کو کون سا یہاں رہنا ہے، کل تو چلے جانا ہے۔ پھر مہر النساء سے الجھنے کا فائدہ؟ جو بالکل جاہل عورت نہیں تھی، لیکن ضد میں اس کی ہر بات کا الٹ ضرور کرتی تھی اور وہ کافی حد تک اسے سمجھ چکا تھا، اس لیے محض اپنا موڈ خراب ہونے کے خیال سے خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ پھر صبح ناشتہ کرتے ہی وہ آغا کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں سے 10 بجے اسے اسلام آباد کی فلائٹ مل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جہانگیر بھائی کی چھوٹی بیٹی کے ایڈمیشن کے سلسلے میں ان کے ساتھ گیا تھا، تو تمام راستے ان پر خفا ہوتا رہا تھا کہ اتنی سی بچی کو آپ ہاسپٹل میں چھوڑ دیں گے، اور اب اپنے بچے کو چھوڑتے ہوئے بھی اس کی وہی کیفیت تھی۔ مہر النساء سے تو کہہ دیا تھا کہ بچوں کی بہتری کے لیے ان کی عارضی دوری سہنی پڑتی ہے، لیکن خود کو یہ بات سمجھانے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ گو کہ یونس بھائی اور جہانگیر بھائی کے بچے بھی وہیں تھے، اور بڑے والے تو اچھے خاصے سمجھدار ہو چکے تھے۔ پھر بھی واپسی کا تمام راستہ وہ بہت بے قل رہا تھا، جیسے چھوٹے سے بچے کو کہیں تنہا چھوڑ آیا ہو۔ یہ اس کی فطری محبت تھی جو اسے بے چین کرتی رہی تھی، اور اتفاق سے کوئی ساتھ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ باتوں میں دھیان بٹ جاتا۔ بہرحال جب کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ڈرائیور کو اپنا منتظر دیکھ کر کافی متعجب ہوا، کیونکہ مہر النساء سے اس نے آج کے دن واپسی کا طے ضرور کیا تھا، لیکن خود اسے بھی یقین نہیں تھا کہ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق آ سکے گا۔ اس لیے جاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو بھی تاکید نہیں کی تھی کہ وہ اسے لینے پہنچ جائے۔ جب ہی حیران تھا اور بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بڑی بیگم صاحب نے، وہ ادھر اسپتال میں ہے، ڈرائیور نے بتایا تو وہ متوحش ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ جی صاحب۔ ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بس اس قدر کہا تو اس نے بیٹھنے سے پہلے پوچھا، اور کون ہے ان کے ساتھ؟ جی آپ کی بیگم صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ادھر ہی چلو۔ وہ سارا معاملہ سمجھ کر اطمینان سے ہو گیا اور بیٹھتے ہی اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اس شغل سے نکلا۔ اس وقت جب ڈرائیور نے ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روک کر اسے اطلاع دی تو اخبار رکھتے ہی وہ چونک کر دیکھنے لگا، جبکہ ذہنی رو بھٹک گئی تھی۔ سکندر، وہ مہر النساء تھی، میں نے اسے دیکھا تھا، شاید ڈیلیوری کے لیے آئی تھی، اس کی گود میں بچہ بھی تھا۔ شٹ اپ آسیہ! اس وقت اس نے چلا کر اسے خاموش کر دیا تھا، اور اب اس کا سامنا ہونے کے خیال اسے پریشان کر گیا۔ حالانکہ اس کی بیوی اور بچے کے بارے میں وہ جان چکی تھی، پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس پر یہ راز افشا ہوگا۔ کتنی دیر بعد وہ گاڑی سے اتر کر اندر آیا اور بہت محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کاؤنٹر پر کھڑی نرس سے مہر النساء کا پوچھا تو وہ رجسٹر دیکھ کر بتانے لگی، مہر النساء ابھی 2 گھنٹے پہلے ایڈمٹ ہوئی ہیں، ان کا پہلا کیس بھی نارمل نہیں تھا اور ابھی بھی بچہ آپریشن سے ہوگا۔ آپریشن کے بارے آپ ڈاکٹر فرزانہ حسین سے معلوم کریں۔ ڈاکٹر فرزانہ حسین؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو نرس اس کے عقب میں اشارہ کر کے بولی، ادھر رائٹ ہینڈ روم نمبر 4 میں ملیں گی۔ تھینک یو۔ وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، اور مہر النساء کہاں ہیں اس وقت؟ روم نمبر 11۔ تھینکس اگین۔ وہ بے آواز مگر تیز قدموں سے پہلے روم نمبر 11 میں آیا تو وہاں صرف بی بی جان موجود تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، اچھا ہوا تم آ گئے، ڈاکٹروں کی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں۔ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیس گھر پر بھی ہو سکتا تھا۔ وہ خفا ہونے لگا۔ منع کر دیا تھا ڈاکٹرنی نے، کل آئی تھی مہر النساء کو دیکھنے، کہہ رہی تھی گھر پر نہیں ہو سکتا، آپریشن ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا، اور پہلے وہ خود ہمیں یہاں لے کر آئی تھی۔ آگا یہی ہوا ہے۔ اچھا ہسپتال ہے، میں نے سوچا۔ مہرو کہاں ہے؟ وہ ان کی تفصیل سے اکتا کر بول پڑا۔ اسے ابھی نرس لے کر گئی ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، بی بی جان سوچنے میں لگ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے معلوم کرتا ہوں۔ اس نے وہاں سے نکل کر ڈاکٹر فرزانہ حسین کے کمرے کا رخ کیا، پھر ان سے مہر النساء کی کنڈیشن اور آپریشن کا وقت معلوم کر کے وہ مجبوراً دوبارہ بی بی جان کے پاس آ بیٹھا، کیونکہ ڈاکٹر نے 15 منٹ بعد آپریشن بتایا تھا، اور اتنی دیر کے لیے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ عجیب مشکل تھی، اسے لگا جیسے ہر موڑ پر اس کے لیے امتحان رقم کیا گیا ہے۔ وہ آسیہ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا، اور تقدیر کی ستم ظریفی کے پھر وہیں لے آئی تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اسے ندامت محسوس ہونے لگی تھی۔ بی بی جان اس کی خاموشی سے یہی سمجھی کہ وہ مہر النساء کے آپریشن کا سن کر پریشان ہے، جب ہی اس کا دھیان بٹانے کو پوچھنے لگی، آغا کو چھوڑ آئے؟ رو تو نہیں رہا تھا؟ جی نہیں، اس نے چونک کر دونوں باتوں کا جواب دیا۔ تم لوگوں کی منطق میری سمجھ میں نہیں آتی، یہاں سکول نہیں ہے جو بچوں کو اتنی دور بھیج دیتے ہو، لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کو بھی۔ یونس اور جہانگیر کی بیٹیاں ماشاءاللہ سمجھدار ہو رہی ہیں، اتنی عمر میں میں نے شہر بانوں کو پردے میں بٹھا دیا تھا، گھر میں استانی پڑھانے آتی تھی۔ اب وہ وقت نہیں ہے بی بی جان، لڑکا ہو یا لڑکی، تعلیم دونوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کا کچھ کہنے سننے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، اور بی بی جان کو ٹوک بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے مہر النساء کا پتہ کرنے کے بہانے کمرے سے نکل کر راہداری میں ٹہلنے لگا تھا۔
वो नबील को अपने साथ खड़ा करके खिड़की से बाहर कुछ चहल पहल दिखा रही थी ताकि उसके अंदर कुछ शौक पैदा हो कि वो भी दूसरे लोगों की तरह बाहर आ जा सके। और वहीं से उसने शाह सिकंदर को हॉस्पिटल के गेट से दाखिल होते देखा था, जिससे उसका सारा इत्मीनान पल में रुखसत हो गया। कितनी अहमक हूँ मैं जो उसके वादे का एतबार कर लिया कि अब कभी मुझे तंग करने नहीं आएगा। वो नबील को बेड पर बिठाकर वहीं इधर से उधर टहलने लगी थी। वो फिर आ गया। उस पर मेरे हाथ जोड़ने मेरी आजिज़ी का कुछ असर नहीं हुआ। उफ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उस पर बेबसी तारी होने लगी और अनजाने खदशात में घिरकर वो कुछ खौफसदा भी हो गई। यूं लगा जैसे अभी वो सारे में उसे पुकारता हुआ आएगा और फिर बच्चे का मुतालबा करेगा। सबके सामने तमाशा बनने का ख्याल ही रूह फरसा था। वो इस सूरत हाल से निमटने का सोचने लगी। फूफो, नबील के पुकारने पर वो उछल पड़ी। हाँ, ये बिस्किट लें। नबील ने अपना बिस्किट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसके सीने से गहरी सांस खारिज हुई। आप खाओ बेटा, थैंक यू। वो उसका गाल थपक कर कमरे से निकल कर आई और काउंटर पर रुककर बज़ाहिर सरसरी अंदाज में नर्स से पूछने लगी, सिस्टर, कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया था? किसने आना था? अकब से डॉक्टर यास्मीन ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा तो वो बमुश्किल खुद पर काबू पाकर बोली, वो नबील के घर से कोई आने वाला था, उसके नाना नानी या शायद उसकी मम्मी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? डॉक्टर यास्मीन ने कहा। नहीं तो मैं परेशान क्यों होंगी, अलबत्ता नबील परेशान हो जाता है उन्हें देखकर। ओके, मैं ज़रा चक्कर लगा लूँ। उसे यास्मीन से अपनी कैफियत छुपाना मुश्किल हो रहा था जब ही बहाने से चली आई। स्पेशल वार्ड में कुल 6 बेड थे। उसने एक एक बच्चे के पास रुककर चेक करने के साथ उसका हाल अहवाल पूछा और वही रोज़ाना वाली बातें दोहराई जो वो बच्चों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए करती थी। फिर नबील के कमरे में आकर उसे अपने जाने का बताया क्योंकि 5 बजने वाले थे। फूफो, कल फिर सबाहत को लेकर आइएगा, नबील ने शौक से कहा था। बेटा, अभी वो बहुत छोटी है, बस अब कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आपको घर ले जाऊंगी। वो कहती हुई खड़ी हुई और ज़रा सा पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। गेट के सामने 3-4 गाड़ियां खड़ी थीं और क्योंकि उसने शाह सिकंदर को गाड़ी से उतरते हुए नहीं देखा था, इसलिए कुछ पता नहीं चला कि वो मौजूद है या जा चुका है। शायद चला गया, और अगर नहीं भी गया तो। उसने कदरे उलझकर सर झटका और फिर नबील को खुदा हाफिज़ कहकर अपना पर्स वगैरह लेने अपने कमरे में आई तो यास्मीन मौजूद नहीं थी। सिस्टर, डॉक्टर यास्मीन कहाँ हैं? उसने कमरे से निकलते ही नर्स से पूछा। जी, उन्हें डॉक्टर वहाब ने बुलाया है, कह रही थी आप नीचे चलें, वो अभी आती हैं। सिस्टर का जवाब सुनकर वो आगे बढ़ गई। उसके अंदर गालिबन अभी भी खौफ मौजूद था। जब भी यास्मीन के इंतज़ार में कहीं रुकने के बजाय वो फ़ौरन बाहर निकल जाना चाहती थी ताकि जाने पहचाने लोगों के सामने कोई बदमज़गी ना हो। इसलिए लिफ्ट से निकलते ही तेज़ कदमों से राहदारी अबूर कर रही थी कि अकब से भागते कदमों की आवाज़ के साथ एक पुकार थी, आस आस। मेरे खुदा, उसके कदम अपने आप रुक गए। बेतहाशा धड़कते दिल पर हाथ रखकर वो पलटी थी कि उसी पल एक छोटी सी बच्ची उसकी टांगों से लिपट गई और उसके पीछे आता शख्स रुक कर बोला, सॉरी, ये बच्ची बहुत शरारती है। कोई बात नहीं, उसने धीरे से बच्ची का गाल छूकर कहा। आस, चलो बेटा, आप भी सॉरी करो, उसने बच्ची को बाजुओं में उठाकर कहा तो वो गहरी सांस के साथ ज़रा सा मुस्कुराई। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्या नाम है इसका? आसफा। गुड गुड नेम। ओके नॉटी गर्ल, सी यू। उसने बच्ची के बढ़ते हुए हाथ को थामकर ज़रा सा हिलाया, फिर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि कुछ फासले पर शाह सिकंदर को टहलते देखकर वो फिर उसी हालत में आ गई। शाह सिकंदर टहलता हुआ उस तरफ आ रहा था और उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी देर से इस शुगल में मसरूफ़ है। वह ज़ाहिर बहुत बेनियाज सा उसे देखा, यूं जैसे पहले कभी देखा ही ना हो, लेकिन होठों में दबी मबहम मुस्कुराहट इस बात की कमाजी थी कि कुछ देर पहले की सूरत हाल से वो उसकी कैफियत जानकर एक अनजानी खुशी महसूस कर रहा है। आसिया का दिल चाहा उसे रोक कर पूछे कि वो यहाँ क्यों आया है, इतनी जल्दी अपना वादा क्यों भूल गया, लेकिन जिस बेनियाजी से वो उसके करीब से गुजर गया उससे वो बस अंदर ही अंदर सुलग कर रह गई। और इससे पहले कि वो पलट कर आता वो तेज़ कदमों से बाहर निकल आई और यास्मीन की गाड़ी से टेक लगाकर सोचने लगी कि आखिर उसका मकसद क्या है। सॉरी, तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। यास्मीन की आवाज़ नहीं उसे सोचों के भंवर से निकाला था। क्या कह रहे थे डॉक्टर वहाब? उसने गाड़ी में बैठते ही पूछा। डॉक्टर वहाब मरीज़ों के केसेस डिस्कस करने के अलावा और कोई बात नहीं करते, ये तुम भी जानती हो। हाँ, लेकिन कभी मूड में होते हैं तो चाय पर भी बुला लेते हैं, उसने शरारत से कहा तो यास्मीन जलकर बोली, सिर्फ तुम्हें, मुझे तो हसरत ही रही। अरे मैं कल ही उनसे कहूँगी, वो चाय क्या तुम्हें लंच पे बुला लेंगे। बको मत, ये बताओ तुमने बच्चियों की आया के लिए जो इश्तिहार दिया था क्या हुआ, आई कोई खातून? यास्मीन ने उस मौजू को छोड़कर उसका मसला छेड़ दिया। कोई एक खातून, कई खवातीन आई थी, फिर भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। असल में उन खवातीन के साथ काफ़ी मसाइल थे, किसी के बच्चे, कोई शोहर की सताई हुई और कोई एक आध बच्चा साथ लेकर आई थी।
जबकि मैं ऐसी औरत चाहती हूँ जिसका कोई ना हो, बेसहारा हो, बच्चों की देखभाल के साथ घर का काम काज भी कर सके और उसे कहीं जाने की ज़रूरत भी ना हो। वो अपने मसले पर एकदम संजीदा हो गई थी। एक ऐसी औरत को मैं जानती हूँ, कहो तो अभी उसके पास ले चलती हूँ, अगर तुम्हारी तसल्ली हो जाए तो बात कर लेना उससे। वैसे ये मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो तुम्हारी ऑफ़र कबूल करेगी या नहीं। यास्मीन ने कहा तो उसने कदरे पुरसोच अंदाज में पूछा, कौन है? पहले हम जहाँ रहते थे वो वहीं रहती थी, यानी मैंने उसे बचपन से देखा है। 2 मियाँ बीवी थे, कोई औलाद नहीं थी। आते जाते बच्चों को बुलाकर कभी टॉफ़ी देती, कभी बिस्किट। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए तो कभी कभार अम्मी से मिलने आ जाती थी, लेकिन जब से उसके मियाँ का इंतकाल हुआ है नहीं आई। पता नहीं अभी भी वहीं रहती है या कहीं और चली गई, मालूम कर लेते हैं, शायद वहीं हो। क्या ख्याल है? यास्मीन ने आखिर में उसे देखा तो वो फ़ौरन बोली, हाँ चलो, अभी चलो। यास्मीन ने राउंड अबाउट से गाड़ी वापस मोड़ी और तकरीबन 15 मिनट बाद वो मतलूबा घर के सामने खड़ी थी। कौन? दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुलने के साथ जो औरत सामने आई उसे देखकर यास्मीन उसे यही है का इशारा करती हुई उससे बोली, मैं हूँ बुआ यास्मीन, पहचाना नहीं आपने? क्यों नहीं पहचानूंगी, आओ अंदर आओ। उन्होंने एक तरफ हटकर रास्ता दिया। ये मेरी दोस्त है आसिया, ये भी डॉक्टर है और ख़ास तौर से आपसे मिलने आई है। यास्मीन ने अंदर दाखिल होते ही उसके तारुफ के साथ कहा तो वो बेइख्तियार बोली, सिर्फ मिलने नहीं, लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हो? क्यों? उन्होंने पूछा तो वो यास्मीन को देखने लगी। वो बुआ, मैंने इसे बताया था कि आप अकेली रहती हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो। यास्मीन भी कुछ सटपटा गई तो उन्होंने बारी बारी दोनों को देखा, फिर आसिया से बोली, तुम भी अकेली हो? आसिया के अंदर छन से कोई चीज़ टूटी थी। हालांकि वो अकेली नहीं थी, भरा पूरा घर था, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने पूछा था उस हिसाब से अकेलेपन के एहसास ने उसकी आंखें धुंधला दी थी। फ़ौरन कुछ बोल भी नहीं सकी, तब यास्मीन को कहना पड़ा, इसकी 2 बेटियां हैं बुआ और घर में और लोग भी हैं, फिर भी ये चाहती है कि अगर आप इसकी बच्चियों के पास रहना चाहें तो, क्योंकि ये तो सारा दिन हॉस्पिटल में होती है। मुझे बच्चियों के पास रहने में कोई एतराज़ नहीं, वो कुछ कुछ उसका मसला समझकर कहने लगी। यहाँ भी मैं तेरे मेरे घर का काम करके गुजारा करती हूँ, इस तरह किसी एक घर की हो रहूँगी, लेकिन साल 2 साल बाद अगर तुम कहो कि हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तब मैं कहाँ जाऊँगी? ये ठिकाना भी अपना नहीं है, मियाँ के बाद मालिक मकान ने तरस खाकर एक कमरा दे दिया, फिर कहाँ मिलेगा? उसने जल्दबाजी और जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं किया, कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, मैं आपको जाने के लिए नहीं कहूँगी, अगर आपको कभी मेरे घर वालों की तरफ से कोई शिकायत हुई और आप छोड़कर जाना चाहें तब भी ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं पहले आपके लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर दूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप सोच लें, हम कल इस वक्त फिर आएंगे, क्यों यास्मीन? हाँ बुआ, बस सोचना क्या है, तैयारी कर रखे, हम कल आपको ले जाएंगे। यास्मीन उसे इशारा करते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे ऐसी ही खातून चाहिए थी, साफ़ सुथरी हैं और बात भी सलीके से करती हैं। जब वो अपने घर के सामने उतरने लगी तब उसने रुककर यास्मीन से कहा तो उसने इत्मीनान दिलाया था, फिक्र नहीं करो, कल उन्हें ले आएंगे। वो राउंड के बाद कमरे में आई थी। स्टेथोस्कोप गर्दन से निकालकर टेबल पर रखते हुए बड़े से मिठाई के खुले डब्बे पर उसकी नज़र पड़ी तो बेइख्तियार उसमें से अपनी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन उठाकर पूछने लगी, ये मिठाई किस खुशी में? बेटा हुआ है। यास्मीन का मुंह मिठाई से भरा हुआ था, उसी में बोली, किसका? उसने यास्मीन की तरफ गर्दन मोड़कर पूछा तो वो खासी लापरवाही से बोली, किसी शाह का। शाह? उसके होंठ खुले रह गए और नज़रों में कल शाम का मंजर आन समाया जब वो राहदारी में टहल रहा था, जबकि शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान फंसी गुलाब जामुन फिसलकर वापस डब्बे में जा गिरी थी। बड़ा दिल वाला है भाई, नीचे से ऊपर तक तमाम स्टाफ को मिठाई भिजवाई है और पेशेंट्स को अलग। यास्मीन अपनी कहे जा रही थी। सिस्टर बता रही थी टोकरों के टोकरे मंगवाए हैं उसने, लगता है पहला बेटा है, चलो चलकर मुबारकबाद दे आते हैं। तुम कहाँ हो? हैं? उसने खोए खोए अंदाज में देखा था। हाय, तुम तो वाकई यहाँ नहीं हो, खैरियत तो है, कहाँ खोई हो? यास्मीन ने उसका कंधा हिलाया तो रोकते रोकते भी उसके होंठों से गहरी सांस खारिज हुई, फिर खुद को चेयर पर गिराती हुई बोली, पता नहीं क्या कह रही हो तुम। मैं कह रही हूँ चलो मुबारकबाद दे आते हैं, यास्मीन ने कहा। हमें क्या ज़रूरत है? वो नागवारी से बोली। अरे उसने मिठाई भिजवाई है, कम से कम उसका शुक्रिया अदा कराएं। यास्मीन हरगिज़ भी संजीदा नहीं थी, उसने पहली बार गौर किया, फिर उसी के अंदाज में बोली, हाँ तुम चली जाओ, मेरी तरफ से भी शुक्रिया कह देना और उसके बच्चे के हाथ पर 150 रुपये भी ज़रूर रखना, कहना हमारी यही हैसियत है। यास्मीन खीखी हंसने लगी, तभी कॉरिडोर में भारी जूतों की आवाज़ पर वो उसे टोकते हुए बोली, लगता है डॉक्टर वहाब आ रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं जा रही हूँ। यास्मीन अपना स्टेथोस्कोप उठाती कमरे से निकल गई तो उसने अपने सामने खुला मिठाई का डब्बा बंद करके एक तरफ रखा।
फिर नबील की फ़ाइल उठाकर देखने लगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि अपना ध्यान बटाने की इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तब फ़ाइल बंद करके बैग पर सर रखते हुए उसने पलकें मूंद कर खुद को ख़यालात के हजूम में छोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि वो हर मामले में मेहरुन्निसा से मात खा गई है, हुस्न खूबसूरती में, मोहब्बत में और किस्मत में भी। शायद सारी बात किस्मत की थी, जो वो जीत कर भी हारी थी और मेहरुन्निसा हार कर भी जीत रही थी। और गो कि अब उसका शाह सिकंदर से कोई नाता, कोई ताल्लुक़ नहीं था, फिर भी उस पर हक रखने वाली उस औरत से वो फितरी रकाबत महसूस करने लगी थी। कितनी देर तक वो उसके बारे में सोचती रही, फिर उसका दिल चाहा वो उसे करीब से देखे कि उसके मलकूती हुस्न में क्या इसरार है, जो शाह सिकंदर कभी मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में चला जाता है और कभी उससे नज़रें चुराकर या शायद घबराकर इधर उधर भटकता फिरता है। तुम इस वक्त से यहीं बैठी हो? दोबारा यास्मीन ने आकर उसे भंवर से निकाला था। मसला कश्मीर हल करने में लगी हो या हम लोग अपने मसाइल हल कर ले, यही बड़ी बात है। वो स्टेथोस्कोप लेकर उठ खड़ी हुई। अच्छा सुनो, मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ डॉक्टर फरजाना हुसैन के पास। खैरियत? हाँ, वो मेरी भाभी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तीसरे बच्चे के बाद उन्होंने 5 साल का गैप लिया था, लेकिन वो सरसरी अंदाज में बोलते हुए कमरे से निकलकर सीधी लिफ्ट में दाखिल हो गई थी। लेकिन नीचे आकर वो उलझकर खुद को सर्जिश करने लगी कि वो क्यों मेहरुन्निसा के बारे में जानना चाहती है। उसके हुस्न में असरार हो या जादू, उसे क्या। लेकिन वही बात कि इंसान जिससे मात खा जाए उसे किसी भी तरह मात दिए बगैर चैन से नहीं रहता, और गो कि उसके पास मेहरुन्निसा जैसा कोई मोहरा नहीं था, फिर भी उसके मुकाबिल जाने से खुद को रोक नहीं सकी। और पहले डॉक्टर फरजाना हुसैन के कमरे में आई और इब्तदाई रस्मी जुमलों के बाद बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगी, कल ऑपरेशन केस था? हाँ, खासा सीरियस। उस लड़की का पहला केस भी ऐसा ही था। असल में ये देहाती लोग आखिर वक्त तक अपने टोटके इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी उसे ही देखने जा रही हूँ, चलोगी? डॉक्टर फरजाना हुसैन ने जैसे उसकी मुश्किल हल कर दी। जी। वो अपना तजस्सुस छुपाकर उनके साथ चल पड़ी और राहदारी के आखिरी सिरे पर रूम नंबर 11 में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले मेहरुन्निसा को देखा, जो दूधिया बाजू आंखों पर रखे शायद सो रही थी। ये सो रही है? कुछ खाया भी है? डॉक्टर फरजाना की आवाज़ पर वह मेहरुन्निसा से नज़रें हटाकर कुछ बेख्याली में उनकी मुखातिब को देखने लगी। नाश्ता किया था इसने, फिर वो नर्स दवा भी दे गई थी, लेकिन इसके टाँकों में बहुत तकलीफ़ है, अभी रो रही थी। बीबी जान बेड के दूसरी तरफ आकर बताने लगी थी। ये रो रही है? डॉक्टर फरजाना ने मेहरुन्निसा की आंखों से बाजू हटाया तो घनी स्याह पलकों के दर खुलते ही जैसे सारा जादू उन्हीं आंखों में है। रोने की क्या बात है बेटा, 1-2 दिन की तकलीफ़ है। डॉक्टर फरजाना उसे तसल्ली देने के साथ उसके टाँके भी चेक करने लगी, फिर उसे मुखातिब करके बोली, देखना आसिया, इधर ट्यूब होगी। उसने जल्दी से कॉर्नर टेबल से ट्यूब और कार्टन उठाकर डॉक्टर फरजाना को थमा दी, लेकिन फ़ौरन एहसास होने पर दूसरी तरफ से आकर उनकी मदद करने लगी। उसी वक्त शाह सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ था और उसे देखकर दरवाजे के पास ही रुककर जो शापर लाया था बीबी जान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बीबी जान ये ले ले। आवाज़ पर वो चौंकी ज़रूर, लेकिन सर उठाकर नहीं देखा, और जैसे ही फारिग हुई वॉशरूम में जाकर हाथ धोए दोबारा कमरे में आई तो मेहरुन्निसा को देखकर बोली, अगर आप पहले अपना ख्याल रखती तो ये तकलीफ़ ना सहनी पड़ती आपको। अब कम से कम 20 दिन मुकम्मल आराम करना है। हाँ, और इस दौरान कोई बदपरहेज़ी भी नहीं करनी, डॉक्टर फरजाना ने उसकी तायीद के साथ कहा। बच्चे को दूध तो पिला सकती हूँ या नहीं? मेहरुन्निसा ने पहली बार लबकुशाई की तो वह बेइख्तियार उसके होठों की जुम्बिश देखने लगी थी, और चौंकी उस वक्त जब शाह सिकंदर उसे मुखातिब करके पूछ रहा था, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन मेरी मिसेस के साथ। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने देखा डॉक्टर फरजाना मौजूद नहीं थी। वो अपने आप में खज्जल सी होने लगी। लो बेटी, सेब खाओ। बीबी जान ने प्लेट उसके सामने की। शुक्रिया, मैं सेब नहीं खाती। वो इनकार करके आगे बढ़ गई, फिर दरवाजे पर रुककर पूरे एतमाद के साथ पलटकर बोली थी, मिसेस सिकंदर, मैं आपको मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। बेटे के साथ नई ज़िंदगी भी। नई ज़िंदगी से उसका इशारा शाह सिकंदर की उसकी तरफ वापसी थी, जिसे मेहरुन्निसा समझी या नहीं वो समझ गया था, और महज उसे रोकने और देखने की खातिर पूछने लगा, मैं कब तक इन्हें घर ले जा सकूँगा? सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती, इस बारे में डॉक्टर फरजाना ही बताएंगी। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोली थी, और यह उसकी शाह सिकंदर से आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद कभी सामना हुआ भी तो वह अपने वादे के मुताबिक अजनबियों की तरह निकल गया, और वो अव्वल तो पलटकर देखना ही नहीं चाहती थी। अगर कभी दिल में कोई दर्द जागा भी तो वक्त ने मोहलत नहीं दी थी।